अंजलि के आरोपों की मार झेलता अभिनव चुपचाप से झुकाए खड़ा था। बीच में ही उसे शांत कराने की कोशिश करता वह बोल उठा, मुझे अपनी गलतियों का एहसास है अंजलि। मैं तुम सबका गुजरा वक्त तो नहीं लौटा सकता। हाँ, यह विश्वास दिला सकता हूँ कि मेरे कारण भविष्य में कभी तुम लोगों की आंखों में आंसू नहीं आएंगे। सालू आपकी भी बेटी है, इस नाते उसका कन्यादान करने का आपको पूरा हक है। हाँ, स्वयं पहल करके आपका आना मुझे अच्छा लगा, पर आज आपसे सिर्फ एक बात पूछूंगी, इसका उत्तर पूरी ईमानदारी से दीजिएगा। कहानी को विस्तार से जाने। आज यह उसके जीवन का तीसरा अवसर था कन्वोकेशन अटेंड करने का। पहला अवसर था अपनी एमएससी की डिग्री लेने का, दूसरा था अपने पति डॉक्टर अभिनव राणा के एमएस की डिग्री लेने का समारोह, और तीसरा आज जिसमें वह अपनी बेटी सालू को एमबीबीएस की डिग्री लेते देखेगी। पति की याद आते ही उसका मुंह कसेला उठा था, लेकिन विगत की यादों को झटक कर वह वर्तमान में लौट आई। इस चिर प्रतीक्षित पल को वह भरपूर जीना चाहती थी। आखिर वह घड़ी भी आ गई। मंच पर अपनी बेटी सालू को गाउन पहने अपनी डिग्री ग्रहण करते देख अंजलि की आंखें खुशी से भर आई। बेटी का सम्मान उसे अपना सम्मान लग रहा था। उसके जीवन की डॉक्टर बनने की अधूरी इच्छा आज उसकी बेटी के माध्यम से पूरी हो सकी थी। सच ही तो है, इंसान जो अपने सपने जीवन में पूरे न कर सका हो, उन्हें अपने बच्चों के माध्यम से साकार करने की चेष्टा करता है। समारोह समाप्त होने के बाद हॉल से बाहर आकर सालू अपने जानने वालों के साथ कुछ आवश्यक बातचीत करने व कुछ अन्य कामों की वजह से रुक गई और अंजलि घर लौट आई। घर आकर भी अंजलि का मन वहीं भटकता रहा। आज इतने स्टूडेंट्स के बीच में स्वयं को पाकर उसे अपने कॉलेज के दिन याद आने लगे थे। एमएससी के इम्तिहान खत्म होने के पश्चात हॉस्टल से जाते समय सब लड़कियां एक दूसरे के पते लेकर वह भविष्य में मिलने का वादा कर अपने अपने घर लौट गई थी। अंजलि भी आगे रसायन शास्त्र में डॉक्टरेट करने का सपना संजोए घर लौट आई थी। उसने पीएचडी के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की कोशिश भी की, किंतु किसी कारणवश बात नहीं बन सकी। उन्हीं दिनों शहर के एक डिग्री कॉलेज में जब उसे लेक्चररशिप मिल गई तो उसे कुछ संतोष मिला, पर साथ ही शोध कार्य करने के लिए भी वह प्रयासरत रही। पर शायद वक्त को तो कुछ और ही मंजूर था। उसका विवाह डॉक्टर अभिनव राणा के साथ कुछ ही दिनों बाद तय हो गया। वह शीघ्र ही विवाह भी हो गया। विवाह के पश्चात एक नया शहर, नया माहौल व नई चुनौतियाँ थी। किसी भी निर्णय में अब केवल उसकी इच्छा ही नहीं, पति की सहमति भी आवश्यक हो गई थी। उसकी नौकरी करने या शोध कार्य पूरा करने की इच्छा को उन्होंने तुरंत नकारा तो नहीं, परंतु अपनी सहमति इनकार के आवरण में ही लपेट कर देते हुए कहा, तुम्हें ज़रूरत क्या है नौकरी करने की? मैं इतना तो कमा ही लेता हूँ कि कोई अभाव न महसूस हो। केवल पैसे कमाने के लिए नौकरी करना किसी ज़रूरतमंद की जीविका पर कुठाराघात करना होगा। मेरी एमएस की पढ़ाई चल ही रही है, ऐसे में तुम भी अपनी पढ़ाई में लग गई तो घर कौन संभालेगा? आगे तुम खुद समझदार हो, जैसा चाहे करो। उसने समझदारी दिखाते हुए इस विषय को फिर कभी नहीं उठाया। इतनी पढ़ाई करके खाली बैठना उससे बेहद नागवार लगता था, लेकिन परिवार की खुशी उसके सपनों से कहीं बड़ी थी। शैक्षिक योग्यता का अर्थ केवल पढ़ाई करके डिग्री प्राप्त करना ही नहीं, वरन एक मानसिक स्तर का निर्माण भी होता है, जो जीवन को बेहतर ढंग से जीने व समझने का नजरिया देता है। वक्त का खालीपन तो इंसान अन्य विकल्पों से भी भर सकता है। उसे अक्सर अपनी दादी की कही बातें याद आ जाती। बेटिया, चाहे एमएससी करो या डॉक्टरी, लड़की हो तो आगे घर गृहस्थी तुम्ही को चलानी होगी। थोड़े घर के कामकाज भी सीखो। और वह उन्हें चिढ़ाती हंसती हुई कहती थी, न दादी, मैं तो डॉक्टर बनूंगी और नौकर रख लूंगी, सब काम हो जाया करेंगे। अरे, नौकरों से भी तो काम तभी कराएगी जब तुझे खुद कुछ आएगा, वरना जैसा कच्चा पक्का खिला देगा खाती रहना। अतीत की यादें कभी कभी कितनी सुखद लगती है। बड़े बुजुर्गों की बातों में भी कितना गुड़ जीवन सार होता है। जिनकी फिर पति की पसंद नापसंद, चूल्हे चौके वह घर गृहस्थी तक ही सिमट कर रह गई थी। 1.5 साल में ही अभिनव ने अपनी एमएससी की पढ़ाई पूरी कर ली। वह अंजलि की गोद में सालू आ गई थी। फिर तो जैसे उसका वक्त पंख लगाकर उड़ने लगा। हर दिन एक नई खुशी लेकर आता। आज सालों ने माँ बोला, आज घुटनों की बल चली, आज पहला कदम रखा। दिन महीने साल सालों की किलकारियों के साथ ही बढ़ते रहे। उन्हीं दिनों अभिनव को सरकार की तरफ से
विभागीय स्पेशल ट्रेनिंग लेने 5-6 डॉक्टरों के एक ग्रुप के साथ साल भर के लिए यूएसए जाने का अवसर मिला, परंतु वहां अपने साथ परिवार नहीं ले जा सकते थे। इसलिए पहले तो अभिनव ने जाने से मना करना चाहा, पर अंजलि द्वारा प्रोत्साहित करने जाने पर सहमत हो गया। पत्नी व बेटी को अपने माता पिता के पास पहुंचाकर वह अन्य जरूरी व्यवस्थाएं करके वह अपने ग्रुप के साथ विदेश चला गया। अंजलि के ससुराल में 2-3 वर्ष में रिटायर होने वाले बैंक में कार्यरत ससुर जी कमलनाथ व सास उषा देवी के अतिरिक्त किशोरवे देवर आनंद भी था। अभी तक तो वह पति के साथ तीज त्योहार पर 2-4 दिन के लिए ही पहुंचती थी। अब सबके साथ रहने का अवसर मिलने पर उसे सबको करीब से जानने का मौका मिला था। परस्पर सौहार्दपूर्ण व अपनेपन भरे व्यवहार से शीघ्र ही सब लोग घनिष्ठ हो गए थे। पिता समान ससुर का मधुर व्यवहार, सरल स्वभाव की सास व विनोद प्रिय देवर के सानिध्य में अंजलि अपनी हर चिंता से बेपरवाह नन्ही से बेटी सालू के साथ अभिनव का इंतजार करती आराम से रह रही थी। कभी अंजलि अभिनव की याद में उदास होती तो आनंद तुरंत भाप कर अपने चुटकुलों व हंसी मजाक से उसे हंसा देता। मासूम सालों को तो सब हाथों हाथ लिए रहते थे। अंजलि ने वहां आकर घर का सारा काम स्वयं संभाल लिया था। कभी कभी सास हंसती हुई कह भी देती, बेटी अंजलि तुम तो मेरी आदत ही खराब कर दोगी, कल को अभी आ जाएगा तो तुम चली जाओगी, तब कौन करेगा। अंजलि हंसते हुए कहती, मैं कहाँ जा रही हूँ माँ, मैं तो उनसे भी कह दूंगी यहीं पर अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू करे, वह खूब चलेगी, नहीं तो आप सबको भी वहीं बुला लूंगी। भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है कौन जान सका है। क्रूर वक्त की हंसी तब कहाँ सुन सकी थी वह। कुछ ही दिनों बाद आनंद की वार्षिक परीक्षाएं आरंभ होने वाली थी। अंजलि उसका पूरा ध्यान रखती थी। देर रात उठकर उसे चाय या कॉफ़ी बनाकर देती तो कभी कोई कठिन प्रश्न हल कराती। पढ़ते पढ़ते उसके सो जाने पर उसकी किताब बंद करके रखती। आनंद ने अंजलि को हर वक्त हर रूप में अपना मददगार पाया। इन 10-15 दिनों में जितना वह अपनी भाभी को समझता गया उसके मन में उनके प्रति इज्जत उतनी ही बढ़ती गई। सबसे ज़्यादा राहत उसे अंजलि के पढ़ाने से मिली। उसका पढ़ाया हुआ आनंद को तुरंत समझ में आ जाता था। अब यदा कदा उसके अन्य मित्र भी अपनी प्रॉब्लम्स पूछने आने लगे थे। इंटर का रिजल्ट निकला तो आनंद ने पूरे कॉलेज में टॉप किया था। अपनी सफलता का पूरा श्रेय अंजलि को देते हुए उसने भाभी से कहा, भाभी आज आपके कारण ही मैं इतने अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो सका हूँ। मुझे तो रसायन शास्त्र मुश्किल विषय लगता था, पर आपके बताए टिप्स व पढ़ाने के ढंग ने मुझे इसी में सबसे ज़्यादा नंबर दिलाए हैं। इतना मान सम्मान पाकर अंजलि अभिभूत हो उठी थी। मेहनत तो आपने ही की है, हम तो बस आपके साथ ही खड़े थे। सब कुछ बड़ों के मार्गदर्शन से ही संभव हुआ है। अब आप माँ बाबूजी से भी मिल आइए, कंपटीशन में भी अब इसी तरह अव्वल आना है, तभी बात बनेगी। बस अभी आया भाभी, वैसे आपको तो कहीं टीचर होना चाहिए था। मेरे कॉलेज के कई स्टूडेंट्स आपसे ट्यूशन लेना चाहते हैं। बाहर जाता हुआ आनंद तो कहकर चला गया, पर अंजलि की दुखती रग छिड़ गया। अंजलि ने तो इस विषय में फिर कोई बात नहीं की, पर आनंद चुप नहीं बैठा। उसने घर में यह बात माँ बाबूजी की उपस्थिति में फिर उठाई तो अंजलि को यह जानकर सुखद आश्चर्य हुआ कि कोई भी उसके नौकरी करने के विरुद्ध नहीं था, किंतु वह तो जानती थी कि अभिनव को यह पसंद नहीं आएगा। उसे लौटने में अब 3-4 महीने ही शेष थे, फिर कौन सा उसे हमेशा यहीं रहना था। आखिर पति की पोस्टिंग की जगह ही तो उसे भी जाना होगा, फिर व्यर्थ में ऐसा कार्य क्यों करे जिससे आगे विवाद की स्थिति उत्पन्न हो। लेकिन सबके बहुत कहने पर उसने सोच विचार कर 2-3 स्टूडेंट्स को घर पर ही पढ़ाने के लिए बुलाना आरंभ कर दिया, जिससे उसका खाली समय तो अच्छी तरह कटता ही था, साथ ही अतिरिक्त आय से भी अधिक अपनी विद्या के सदुपयोग का दिली सुकून मिलता था। देखते ही देखते आने वाले विद्यार्थी 2 से 3 बढ़ते बढ़ते 10 से 12 हो गए। उसने कुछ ही महीनों में इतनी आय अर्जित कर ली कि अपनी सास के जन्मदिन पर उसी से एयर कंडीशनर खरीद कर उन्हें बतौर तोहफा दिया तो सबकी आंखों में उसके लिए प्रशंसा के भाव भर उठे थे। धीरे धीरे अभिनव के आने का वक्त भी करीब आता जा रहा था, पर इधर उसके फ़ोन कॉल्स हर हफ्ते 3-4 बार आने के बजाय 10-12 दिन में आने लगे थे। देर से फ़ोन करने का उल्हाना देने पर कभी वह बिजी होने की बात बता देता तो कभी झुंझला पड़ता, पर अंजलि इंतजार करने के अतिरिक्त कर भी क्या कर सकती थी। इंतजार की घड़ियां जब समाप्ति के नज़दीक होती है तो और लंबी लगने लगती है। घर में सब 2-4 दिन में ही अभिनव के वापस आने की प्रतीक्षा कर रहे थे।
पर फ़ोन से बात होने पर उसने बताया कि उसने सरकार से अपने लिए 1 वर्ष का एक्सटेंशन मांगा है। पर क्यों? अंजलि किंचित रोष व उलझन भरे स्वर में पूछे बिना न रह सकी थी। अंजलि, मैं तो आना चाहता हूँ, पर जहाँ हर वह सुविधा उपलब्ध है जो वहाँ इंडिया में मेरे डिपार्टमेंट में नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ कहीं अच्छी जॉब भी ढूंढ लूँ। इस बीच यदि मुझे ट्रेनिंग का 1 साल और मिल जाता है तो अच्छा ही है। आगे का बाद में प्लान करेंगे। तुम वहाँ माँ बाबूजी के पास ही हो, कोई चिंता की बात तो है नहीं। इसके बाद थोड़ी देर सालू व घर के अन्य सदस्यों से बात करके अभिनव ने फोन काट दिया। अंजलि को लगा मानो उसके किश्ती किनारे आते आते पुनः लहरों के थपेड़ों से दूसरे किनारे जा पहुंची है। 1 वर्ष और जानी पूरे 365 दिन उसे समझ नहीं आ रहा था इतना लंबा समय वह कैसे काटेगी। पर हकीकत तो यही थी और उसे स्वीकारना उसकी मजबूरी। अनमनी से वह अपने आप को कामों में व्यस्त रखने का उपक्रम करती रही। जिंदगी एक बार फिर उसी पुरानी रफ्तार से चल पड़ी थी। ट्यूशन पढ़ने वालों की संख्या भी बढ़ती गई। एक दिन कॉलेज के प्रिंसिपल ने अंजलि को कुछ जरूरी बात करने के लिए फ़ोन करके बुलाया। विज्ञापन के अध्यापक के अचानक चले जाने से वह पद रिक्त पड़ा था। वहाँ के विद्यार्थियों के अनुरोध पर ही उन्होंने अंजलि को कॉलेज में लेक्चररशिप के लिए प्रस्ताव दिया था। पति के आने में अभी तो पूरा साल पड़ा था। जब घर बैठे ही इतना अच्छा अवसर मिल रहा था तो उसे गंवाने का कोई औचित्य भी नजर नहीं आता था। घर में बड़ों की अनुमति से उसने वह ऑफर स्वीकार कर लिया। फिर जल्द ही वह सबके प्रिय अध्यापिका बन गई। उसका पढ़ाने का तरीका ही ऐसा था कि किसी को अलग से ट्यूशन की आवश्यकता महसूस ही नहीं होती थी। अंजलि ने अपने करियर व घरेलू जिम्मेदारियों के बीच सही तालमेल बैठाते हुए सालू का भी प्री नर्सरी में एडमिशन करा दिया। उन्हीं दिनों आनंद का इंजीनियरिंग में चयन हो जाने से वह रुड़की चला गया। कॉलेज का खुशनुमा माहौल, व्यस्त दिनचर्या एवं एक सह अध्यापिका दीपा से अच्छी जान पहचान हो जाने से अंजलि का वक्त अच्छा कटने लगा था। दीपा के पति डॉक्टर अनिल बहल भी अभिनव के साथ ही अमेरिका गए थे। वे अवधि पूरी होने पर लौट आए थे। दीपा व अंजलि अक्सर एक दूसरे से अपने दिल की बातें करती रहती थी। जल्दी ही उनमें गहरी दोस्ती हो गई। एक दिन बातों ही बातों में दीपा ने झिझकते हुए पूछा, अंजलि एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगी? अरे पूछना, भला तुम्हारी बात का क्यों बुरा मानूंगी। सब लोग वापस आ गए पर डॉक्टर अभिनव वहीं क्यों रुक गए? दरअसल वहां उन्हें कुछ और काम करना था। उन्होंने सरकार से 1 साल का एक्सटेंशन और मांगा है। अंजलि के सहज ढंग से कहे गए उत्तर से दीपा आश्वस्त नहीं हुई। अंजलि को लगा वह कुछ कहना चाह रही है, परंतु संकोच वश कह नहीं पा रही। आखिर उसने ही पूछा, तुम कुछ परेशान लग रही हो, क्या बात है? पता नहीं मुझे कहनी चाहिए या नहीं, पर तुम तो मेरी दोस्त हो, इसलिए तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहती हूँ। दीपा हर शब्द तोल तोल कर कह रही थी। उसके बोलने की संजीदगी से अंजलि का हृदय आशंका से धड़कने लगा था। शंकाएं नागफनी की तरह सिर उठाने लगी थी। वह धीरे से केवल यही पूछ सकी, कुछ कहो तो। वहाँ मेरे पति डॉक्टर अनिल डॉक्टर अभिनव के रूममेट थे। वे कह रहे थे कि डॉक्टर अभिनव की उसी इंस्टीट्यूट की एक अमेरिकन रिसर्च स्कॉलर से कोर्टशिप चल रही थी और शायद जल्दी ही। बीच में ही उसकी बात काटती अंजलि बोल उठी, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। जरूर डॉक्टर अनिल को कोई गलतफहमी हुई होगी। अभी तो हम सबको बहुत प्यार करते हैं। भला वे ऐसा क्यों करेंगे? हो सकता है तुम्हारी बात ही सच हो, पर तुम्हें आगाह करना मैंने अपना फर्ज समझा। तुम बुरा ना मानना। उसने पुनः क्षमा याचना करते हुए कहा। उस दिन अंजलि मन ही मन बेहद चिंतित हो उठी थी। पति द्वारा किए जाने वाले फोन कॉल्स में बढ़ता समय अंतराल, संक्षिप्त होती जा रही बातचीत, बात करने का ढंग, सभी कुछ कहीं न कहीं दीपा की बात का ही तो समर्थन करता प्रतीत हो रहा था। माँ बाबूजी को वह क्या बताती? अभी तो वही उस बात पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। उसने निश्चय कर लिया था कि रात में वह स्वयं अभिनव से इस विषय पर बात करेगी। या तो वह पैसा कमाने की धुन छोड़कर यहीं आ जाए, या उसे वह सालों को भी वहीं बुला ले। समस्याओं का कुछ हल सोचता दिखे तो मन कुछ शांत हुआ। डॉक्टर अनिल को जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात नहीं हो सकता। व्यर्थ ही मैं मन में शक पाल रही हूँ। सारे काम निपटाकर उसने कई बार फोन मिलाकर बात करनी चाहिए, पर आशंका से कांपती उंगलियों से डायल करना उस दिन उसे अत्यंत दुरह लग रहा था। यदि दीपा की बात सच निकली तो अजीब उपापोह की स्थिति हो रही थी। आखिर दिल कड़ा करके उसने अभिनव का मोबाइल नंबर डायल कर ही दिया।
उधर रिंग जा रही थी मगर फ़ोन उठ नहीं रहा था। तभी उसे ध्यान आया, यहाँ तो रात है मगर वहाँ अभी दिन हो रहा होगा। हो सकता है कि अभिनव काम पर जाने के लिए तैयार हो रहे हो। वह फ़ोन काटने ही वाली थी कि तभी उधर से किसी स्त्री का अमेरिकन लहजे में स्वर उभरा, यस जारा फर्नांडिस हियर। सॉरी कहकर अंजलि ने तुरंत फ़ोन काट दिया। शायद घबराहट में वह गलत नंबर डायल कर गई थी, पर चेक किया तो देखा नंबर तो सही डायल हुआ था। पर यह जारा फर्नांडिस कौन है? इतनी सुबह अभिनव के पास क्या कर रही होगी? उसने फिर फ़ोन किया। इस बार उसे अधिक इंतज़ार नहीं करना पड़ा। उधर से अभिनव की आवाज़ आई, हेलो, कौन? अंजलि? हाँ, मैंने पहले भी मिलाया था, किसी जारा ने। ओह हाँ, उसी के जहाँ तो मैं पेइंग गेस्ट की तरह रह रहा हूँ। तुम्हें बताने ही वाला था आजकल में, मगर बिजी होंगे, है ना? 15-20 दिन हो गए हैं आपका फ़ोन आए, क्या बात है? पुराना हॉस्टल क्यों छोड़ दिया? असल में मैंने इंडियन गवर्नमेंट से जो 1 साल का एक्सटेंशन मांगा था, वह उन्होंने मंजूर नहीं किया है, इसलिए मैंने वह नौकरी छोड़ दी और जहाँ पार्ट टाइम जॉब ढूंढ ली है। वह हॉस्टल छोटा तो अपने ही साथ रिसर्च कर रही एक दोस्त के यहाँ मैं बतौर पेइंग गेस्ट रहने लगा हूँ, तो मुझे वह सालों को भी वहीं बुला लीजिए। अंजलि से रहा ना गया, अधीरतावश वह यह क्या ही बैठी। कम ऑन अंजलि, जहाँ मेरे रहने का ठिकाना नहीं है, तुम दोनों को कहाँ रखूँगा? थोड़ा सब्र करो, तुम दोनों को बाद में बुलाऊंगा। उधर से झुंझलाया हुआ स्वर अंजलि के कानों से टकराया, पर वह भी आसानी से मानने वाली नहीं थी। मैं भी वहाँ पार्ट टाइम जॉब कर लूँगी, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोग किस्तों पर कोई छोटा सा मकान ले लेंगे। आप अपना पता बता दें, मैं स्वयं आ जाऊंगी। या आप बुलाना ही नहीं चाहते? कोई खेल है अमेरिका चले जाना? वीज़ा बनवाना पड़ता है, पासपोर्ट बनता है, फिर पैसा चाहिए टिकट के लिए। आप उसकी चिंता ना करो, मैंने सब चीज़ें अप टू डेट करा रखी है। टूरिस्ट वीज़ा भी बन जाएगा आपके भेजे पैसों में से भी। मैंने काफ़ी बचत की हुई है और मैं भी अब डिग्री कॉलेज में लेक्चरर हो गई हूँ। फिर उसने संक्षेप में पूरी बात अभिनव को बता दी, मगर उससे कोई उत्साहजनक प्रतिक्रिया न पाकर उसे आश्चर्य नहीं हुआ। ठीक है, फिर तुम अपनी जॉब में ध्यान लगाओ, मैं बाद में तुम्हें फ़ोन करूंगा, अभी तो मुझे अस्पताल पहुंचने की जल्दी है। कहकर बगैर प्रतीक्षा किए उसने फ़ोन काट दिया। अंजलि चाहकर भी अभिनव से कुछ नहीं पूछ सकी। रिश्तों की नज़ाकत उसके होंठ सिए थी, पर मन था कि सक्के थपेड़ों से लहूलुहान हुआ जा रहा था। मानव स्वभाव है कि अंत तक आशा का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। उसने भी खुद को समझाकर शांत करने का प्रयास किया कि लोगों का क्या है, दूसरों को हंसता बोलता देखकर कुछ भी अनुमान लगा लेते हैं। अभिनव एक अच्छे पढ़े लिखे व जिम्मेदार व्यक्ति है, वे वैसा कोई अशोभनीय कदम नहीं उठाएंगे। उसे खुद पर मन ही मन कुछ ग्लानि भी हुई। वह तो फिर भी जहाँ पूरे परिवार के साथ है, वहाँ परदेश में उनका कौन है? यदि दोस्त से हंस बोल लेते हैं तो कौन सा गुनाह कर दिया? उसे मन में संदेह नहीं लाना चाहिए था। जरूर डॉक्टर अनिल गलत समझे हैं। यही सब सोचते सालों को थपकियां देकर सुलाते वह स्वयं भी निद्रा के आगोश में चली गई। सुबह सोकर उठी तो मन फूल सा हल्का लग रहा था। दीपा की बातों से उपजी चिंता पति से बात करने पर काफी हद तक दूर हो गई थी। व्यर्थ के विचार मन से झटक वह स्वयं को अधिक तरोताजा महसूस कर रही थी और सोच रही थी कि दीपा को भी सब कुछ ठीक होने का विश्वास दिला देगी। क्लास में लेक्चर देने के बाद वह स्टाफ रूम में जब थोड़ी फुर्सत में दीपा से मिली तो उसके कुछ कहने से पहले ही दीपा ने एक पता लिखा, कागज उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, अंजलि, यह पता उसी दोस्त का है जहां डॉक्टर राणा अक्सर हॉस्टल छोड़कर रहने चले जाते थे। अनिल वहां से आते समय पता ले आए थे। धड़कते दिल से अंजलि ने कागज ले लिया। पता जारा फर्नांडिस का ही था। उसने कागज संभालकर पर्स में रख लिया। अभिनव तो अपना पता बताना टाल गया था, पर आखिर अंजलि को वह कहीं न कहीं से मिल ही गया। उसने पिछली रात पति से हुई बातचीत दीपा को बताई कि उन्होंने जारा के घर शिफ्ट कर लेने की बात स्वयं फोन पर बताई थी। मन में चोर होता तो क्यों बताते। वह तरह तरह से दीपा को विश्वास दिलाते रही कि वैसा कुछ नहीं होगा जैसा कि वे लोग सोच रहे हैं। अगले वर्ष वे लौट ही आएंगे या उसे ही वहां बुला लेंगे, पर शायद दीपा से ज़्यादा वे स्वयं को सब कुछ सामान्य होने का विश्वास दिलाना चाह रही थी। अभिनव से बात हुए पूरा महीना निकल गया। अंजलि व घर वालों ने कई बार फ़ोन मिलाया, पर हर बार मोबाइल का स्विच ऑफ है कि कंप्यूटर टोन आती रही या फ़ोन मिलते ही काट दिया जाता था। अभिनव ने पलटकर कभी फ़ोन नहीं किया, जिससे अंजलि के मन में पुनः शक की नागफनी उगने लगी।
उसने दबी जबान से अपनी सास को सारी बातें बता दी। घर में माँ व बाबूजी भी अभिनव में आए परिवर्तन को महसूस कर रहे थे। आखिर इस विषय में विचार विमर्श करके सर्वसम्मति से तय किया गया कि अंजलि व सालों के लिए टिकट व वीजा वगैरह का इंतजाम वे लोग करवा देंगे। पता मिल ही गया है, अतः अब अधिक देर न कर उन दोनों को वहां चले जाना चाहिए। फिर सब धीरे धीरे ठीक ही हो जाएगा। शायद बेटी का मुंह देखकर उनके बेटे के बहकते कदम ठीक राह पर आ जाए। आनंद ने बाबूजी के साथ दौड़ धूप करके सारे पेपर्स पूरे करा टिकट अंजलि के हाथों में थमा दिए। जब उसने कॉलेज में प्रिंसिपल को अपना त्यागपत्र सौंपा तो उसको यात्रा की शुभकामनाएं देने के साथ ही वे यह कहे बिना न रह सके, मिसेज अभिनव, आप जैसे टीचर्स की हमें सदैव ज़रूरत रहती है। यदि कभी भी वापस आएँ तो आपका यहाँ स्वागत ही होगा। अपनों व परिचितों के ढेरों शुभकामनाएं लिए वह सुखद भविष्य की कामना करती अंजलि हिम्मत करके सालू के साथ अमेरिका के लिए रवाना हो गई। दिल में कहीं पति से मिलने की उमंग थी तो थोड़ा अबूझा सा डर भी था, पर साथ ही स्वयं पर हर स्थिति से निपटने का विश्वास भी था। इसी के सहारे वह इस अनजाने सफर पर निकल पड़ी थी। अचानक उसे आया देख अभिनव कितना चौंक उठेंगे, क्या प्रतिक्रिया होगी उनकी। इन्हीं विचारों में उलझी अंजलि ने 16-17 घंटे का लंबा सफर तय कर जब अमेरिका की धरती पर कदम रखा तो उसकी हवाएं उसे बेहद अपनी सी लगी, क्योंकि अभिनव भी तो वहीं था। एक प्रीपेड टैक्सी लेकर उसे पता बता वह बेटी के साथ अपने गंतव्य की ओर बढ़ चली। आधे घंटे के बाद एक छोटे सुंदर से घर के सामने जाकर टैक्सी रुक गई। अंजलि ने नेम प्लेट चेक की, वह सही पते पर पहुंची थी। उसे उतारकर टैक्सी लौट गई और अंजलि ने कॉल बेल का बटन दबाया तो एक 15-16 वर्षीय लड़की दरवाजा खोल प्रश्नवाचक नजरों से उसे देखने लगी। पर अंजलि द्वारा अपना परिचय देने पर वह दरवाजा पूरा खोल एक तरफ हट गई, पर उसकी निगाहों में छिपा असमंजस अंजलि से छिप न सका था। अंदर आते हुए अंजलि ने पूछा, डॉक्टर अभिनव नहीं है घर पर? वे और जारा मैडम 1 घंटे में आ जाएंगे। उसका सामान अंदर रखती वह युवती बोली। तुम्हारा क्या नाम है? सारा दिन यहीं रहती हो क्या? जी सेना को सकुचाते हुए वह बोली, मैडम और साहब के आने पर चली जाती हूँ। उनके आने तक घर की देखभाल व अन्य काम खत्म हो जाते हैं। मैडम आप दोनों फ्रेश हो लीजिए, तब तक मैं कुछ नाश्ता वगैरह लाती हूँ। तत्परता से उसका सामान एक कमरे में रख वह चली गई। अंजलि एक नज़र साफ सुथरे सुसज्जित कमरे पर डालकर अटैची खोलने लगी। कमरा गेस्ट रूम ही लग रहा था, क्योंकि किसी पर्सनल यूज की कोई चीज़ वहां नजर नहीं आ रही थी। जब वे दोनों तैयार होकर आई तो चीना कॉफ़ी व नाश्ता ट्रॉली पर सजाकर ड्राइंग रूम में ले आई। नाश्ता करके अंजलि एक मैगजीन के पन्ने पलटने लगी। अभिनव के आने में अभी 15-20 मिनट बाकी थे। सालू वहीं पास में खेल रही थी। काम खत्म करके चीना अपना बैग उठाकर जाने लगी। तभी अभिनव व जारा एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले बातें करते हुए अंदर आए। अंजलि को सामने बैठा देख अभिनव पूरी तरह चौंक गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सकपकाकर उसने जारा का हाथ छोड़ दिया। जारा उसे प्रश्नवाचक निगाहों से देख रही थी। तभी सालू दौड़ती हुई आकर अभिनव से पापा पापा कहती हुई लिपट गई। पापा? जारा ने हैरानी से उसे देखा, फिर पूछा, क्या यह तुम्हारी डॉटर है? ओह नो, ये मेरी रिलेटिव है और यह इन्हीं की बच्ची है। इसके पापा दुबई गए हुए हैं, इसलिए यह शुरू से मुझे पापा कहकर बुलाती है। अंजलि की तरफ इशारा कर उससे नजरें चुराता अभिनव साफ झूठ बोल गया। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि अंजलि को कुछ कहने सुनने का अवसर ही नहीं मिला। एक क्षण में वह बिल्कुल बेगानी बना दी गई। ऐसी परिस्थिति की तो उसने कल्पना भी नहीं की थी। अभी इस आघात से वह उबर भी न पाई थी कि जारा ने उसे अभिवादन किया और जहाँ अपने घर जैसा फील करे कहकर अंदर की तरफ बढ़ गई। तभी उसे अभिनव का स्वर सुनाई दिया, अरे अंजलि जी, आप अचानक यहाँ? कम से कम खबर तो कर दी होती आने की। कहते कहते आवाज में नाराजगी स्पष्ट झलक उठी थी। जारा की आंखों से ओझल होते ही वह रोष भरे स्वर में बोला, तुमसे मैंने अभी आने को मना किया था ना? इतनी जल्दी क्या थी? आने से पहले कम से कम एक फ़ोन तो कर दिया होता। कैसे करती फ़ोन? ना आपका मोबाइल मिलता था, ना आपने महीने भर से फ़ोन किया। घर में सब कितने परेशान थे और यह क्या तमाशा है? अब मैं एक रिलेटिव हो गई हूँ बस। और सालू, सालू आपकी बेटी नहीं है। कहते कहते अपमान व पीड़ा से अंजलि की आंखें भर आई। विदेशी धरती पर वह कितनी अकेली हो गई थी। एकाएक अभिनव का स्वर कुछ नर्म पड़ा, मेरा मोबाइल कुछ खराब हो गया था। और देखो अंजलि, विस्तार में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। आज की हकीकत यह है कि जारा से चर्च में मेरी शादी हो चुकी है।
वह मुझे बैचलर समझती थी। मेरा प्लान था कि बाद में मैं उसे किसी तरह समझाकर मना लूँगा। वह मुझे बहुत चाहती है। मेरी खुशी के लिए वह मान भी जाती। तब मैं तुम दोनों को भी यहीं बुला लेता। पर तुमने इस तरह आकर मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया। और आपने जो मेरी ज़िंदगी चौपट कर डाली है उसका क्या? ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई थी जो आपने यह सब किया? आपने यह सोच भी कैसे लिया कि इस योजना में मैं भी सहभागी बनूंगी? मुझे इस तरह धोखा देकर आपने अच्छा नहीं किया। हम सबकी छोड़ो, सालों तक का ध्यान नहीं आया आपको? बेबसी में उसकी आंखें भर आई थी। देखो, मैं जानता हूँ मैं गलत कर रहा हूँ, पर जारा से संबंध बनाकर यहाँ की हाई सोसाइटी में मेरी अच्छी पैठ हो गई है। इसके पिता काफ़ी ऊंची पोस्ट पर हैं। उन्होंने मुझे कई तरह के बेहतर अवसर दिलाए हैं। आज की गलाकाट प्रतिस्पर्धा में कितनों को ऐसे मौके मिलते हैं। तुम थोड़ा इंतजार करो बस। ज़ारा को मैं जल्द ही मना लूँगा। फिर तुम दोनों भी यहीं आ जाना, हरगिज नहीं। मैं ज़ारा को अभी सब कुछ बता दूंगी। वह भले तैयार हो जाए, पर मैं तैयार नहीं हूँ ऐसी ज़िंदगी के लिए। अभिनव ने बिफरते हुए एकाएक अंजलि को चाटा मारने के लिए हाथ उठा लिया, तो अंजलि चौंक गई। अभिनव उसे धमकाते हुए बोला, खबरदार, जो इस विषय में तुमने ज़ारा से कोई बात की, तुम्हारे लिए अंजाम अच्छा ना होगा। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उसका यह रूप देखकर अंजलि में न जाने कहाँ से हिम्मत आ गई। क्रोध से उसकी आंखें लाल हो उठी। मारना चाहते हो? यह शौक भी पूरा कर लो। पैसे की हवस ने तुम्हें अंधा बना दिया है। मुझे यह सोचकर शर्म आती है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। बस आज के बाद से हमारा कोई संबंध नहीं है। उसी क्षण अंजलि ने अपना सामान समेटा, वह सहमी हुई सालू का हाथ थामे वापस एयरपोर्ट की तरफ निकल गई। जारा तब तक बाहर नहीं आई थी। अभिनव ने उसे रोकने की कोई चेष्टा नहीं की, चुपचाप उसे जाते देखता रहा। आते समय अंजलि के मन में जितनी उमंग व उत्साह था, वापसी का सफर उतना ही कष्टप्रद था। सारी घटनाएं एक के बाद एक इतनी तेजी से घटती चली गई कि कहीं कुछ सोचने समझने की गुंजाइश ही नहीं थी। पर अब अकेले सफर में उसके सामने भविष्य की अनेकानेक समस्या सिर उठाए खड़ी थी। पूरा जीवन उसे इसी छले के विश्वास के दंश के साथ ही बिताना था। नन्ही सालों का क्या गुनाह था जो उसे पिता के प्यार से वंचित रहना पड़ेगा? क्या उसे अभिनव के साथ उन्हीं परिस्थितियों में समझौता करके जिंदगी गुजारनी चाहिए थी? तुरंत उसके दिल से आवाज आई, हरगिज नहीं। नारी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, पर सौत नहीं। बेहद तनाव भरे अगले कुछ घंटे गुजारने के पश्चात घर वापस पहुंचकर अंजलि को कुछ राहत मिली। अप्रत्याशित रूप से तीसरे ही दिन बहू को वापस आया देख माँ व बाबूजी हतप्रभ रह गए। पर सहमी चुप खड़ी सालू व अंजलि की उदास व सोची आंखों से उन्होंने घट चुकी अनहोनी का अंदाजा लगा लिया था। माँ को सामने पाकर अंजलि स्वयं को रोक न सकी और उनके गले लग फूट फूट कर रो पड़ी। जब दिल का गुबार कुछ हल्का हुआ तो उसने उन्हें वहाँ का पूरा हाल कह सुनाया। सारी बात सुनकर बेटे की नालायकी से माँ बाप को गहरा आघात पहुंचा था। पर अपनी पीड़ा भूलकर उन्होंने अंजलि को सांत्वना देते हुए कहा कि वे सब ठीक करने की कोशिश करेंगे। अब क्या ठीक होगा माँ, बचा ही क्या है। मैं उन पर जबरन कोई रिश्ता थोपना नहीं चाहती। वे यदि इसी में खुश है तो यही सही, कहकर अंजलि अंदर चली गई। अंजलि के पहुंचने के अगले ही दिन अभिनव का फोन आया। रिसीवर उसके पिता ने उठाया था। पिता द्वारा समझाए जाने पर जब उसने खुद को सही ठहराने का प्रयास किया और साल डेढ़ साल बाद उन्हें अपने पास बुला लेने के लिए कहा, तो उन्होंने उसे कड़ी फटकार लगाते हुए यहाँ तक कह दिया कि आज से वे सोच लेंगे कि उनका एक ही बेटा है और अंजलि भी अब उनकी बहू नहीं बल्कि बेटी है। वे स्वयं उसकी दूसरी शादी करवाएंगे। पर अंजलि ने दृढ़ स्वर में इसे नकार दिया। नहीं बाबूजी, मुझे नहीं करनी है दूसरी शादी। एक गलती उन्होंने की है, अब मैं दूसरी नहीं करना चाहती। बस आप लोगों की छत्रछाया बनी रहे। मेरी जिंदगी का लक्ष्य अब केवल मेरी बेटी का भविष्य होगा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जिंदगी फिर इतनी आसान नहीं रह गई थी। कॉलेज की लेक्चरशिप तो उसने तुरंत ही ज्वाइन कर ली थी। नौकरी अब उसके लिए शौक नहीं वरन एक ज़रूरत बन गई थी। मुश्किलों के इस दौर में भी उसने हिम्मत नहीं हारी और वक्त के इम्तिहान में हर चुनौती के सामना पूरा आत्मविश्वास के साथ किया। उसके साथ घटी बात की जानकारी केवल उसके चंद मित्रों व परिवार तक ही सीमित थी। दीपा ने इस कठिन वक्त में अंजलि को एक सच्चे दोस्त की तरह मानसिक संबल दिया। कॉलेज में सबकी अपेक्षाओं पर खरी उतरी अंजलि ने घर में भी सारी जिम्मेदारियां बिना कहीं संभाल ली थी। माँ बाबूजी के मार्गदर्शन में आनंद का विवाह एक सुशिक्षित एवं सुशील युवती कल्पना से तय करके बड़ी धूमधाम के साथ संपन्न कराया।
माँ बाबूजी दोनों बहुओं की तारीफ करते नहीं थकते थे। कतरा कतरा होती जिनकी अब सब प्रयत्न सहेज अंजलि सारा दिन स्वयं को अनेकानेक जिम्मेदारियों के निर्वाह में व्यस्त रखती। परंतु कभी कभी नन्ही सालू जब अपने पापा की याद में हुड़कती तो उस पल को झेलना उसे सर्वाधिक दुष्कर लगता। ऐसे में उसे परिवार वालों का भरपूर सहयोग मिलता। कभी उसके चाचा चाची जिन्हें सालू छोटे पापा व छोटी माँ कहती थी, तो कभी उसके दादा दादी जिन्हें वह बड़े पापा व बड़ी माँ कहती थी। अपनी अपनी तरह से उसे बहलाने का प्रयत्न करते थे। अंजलि भी अपनी तरफ से उसे माँ बाप दोनों का प्यार देने का पूरा प्रयास करती थी। धीरे धीरे समय अपनी रफ्तार से गुजरता रहा। आनंद का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया। दिन महीनों में वह महीने सालों में बदलते रहे। वसंत व पतझड़ एक के बाद एक आते रहे। लंबी बीमारी के बाद ससुर का निधन होने पर घर में सब दुख से भर उठे। अभिनव ने खबर पहुंचने के बाद भी मात्र संवेदना कार्ड भेजकर ही अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ ली। बेटे के हृदय विदारक उपेक्षा का दुख माँ को गहरा आघात दे गया था, जिससे वे साल भर से ज़्यादा नहीं झेल पाई और चल बसी। अंजलि एक तरह से बिल्कुल अकेली रह गई थी। नाते रिश्तेदार भी संवेदना व्यक्त करके अपने अपने घर जा चुके थे। किशोर होती बेटी व बढ़ती जिम्मेदारियाँ, कभी कभी वह बेहद थक जाती थी, पर फिर नए सिरे से जीवन समर में जूझने के लिए स्वयं को तैयार कर सजग प्रहरी से उठ खड़ी होती। उम्र के हर पड़ाव पर सालों को अंजलि का पूरा मार्गदर्शन मिला। हर कक्षा अव्वल नंबरों से उत्तीर्ण करती हुई सालू अब आकर्षक, बुद्धिमान एवं आधुनिक तरुणी बन चुकी थी। पारिवारिक संस्कार एवं आधुनिकता के अद्भुत संगम वाले व्यक्तित्व की स्वामिनी सालू आधुनिक पीढ़ी की सोच के अनुरूप ही हर बात तार्किक ढंग से सोचने समझने में विश्वास रखती थी। प्रथम श्रेणी में इंटर करने के साथ ही उसका मेडिकल के हर प्रतियोगी परीक्षा में चयन होने से घर में खुशी की लहर दौड़ गई थी। एक लंबे अंतराल के पश्चात अंजलि ने सुख व चैन की सांस ली। बेटी के जीवन की एक दिशा तय होने के सुकून के साथ ही अपनी जिम्मेदारियों का सही निर्वाह कर पाने का संतोष भी था। मेडिकल कॉलेज में दाखिला होते ही सालों भी दूसरे शहर चली गई। उसके बाद के 5-6 वर्ष तो जैसे महीनों में बटकर रह गए। हर वर्ष छुट्टियों में सालों के आने पर अंजलि के लिए तो घर में त्योहार जैसा माहौल हो जाता था। जितनी बेकरारी से वह बेटी के आने का इंतजार करती थी, उसके जाने के बाद उतनी ही बेचैन हो जाती। पर उस बेचैनी में भी कहीं गहरा आत्मसंतोष होता था। बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए सभी माँ बाप कभी न कभी इस दौर से गुजरते ही हैं। आज बेटी को डॉक्टर बनकर अपनी डिग्री प्राप्त करते देख उसके पूरे जीवन की तपस्या मानो सार्थक हो उठी थी। पुरानी यादों में खोई अंजलि को समय बीतने का कुछ पता ही न चला था। उसने घड़ी पर निगाह डाली। उसे आए घंटा भर से कुछ ज़्यादा ही हो चुका था। सालू के आने का समय हो रहा था। आज सालू की पसंद का पूरा डिनर बनाने वह किचन की तरफ बढ़ गई। अभिनव ने अंजलि व सालू को आनन फानन वापस तो लौटा दिया था, पर जारा के सम्मुख भला बनकर रहकर भी वह अपनी नज़रों में गिर गया था। जहाँ एक तरफ उसे अपना झूठ न पकड़े जाने का संतोष था, वहीं दिल के किसी कोने में उन दोनों के साथ किए गए अन्याय का अपराध बोध भी। घर व परिजनों से दूर, बेइंतहा कमाई, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। ऐसे में माहौल के खुलेपन व समय के खालीपन को भरता जारा जैसे अत्याधुनिक विचारों वाली ज्योति का संग। वह भूल ही गया कि उसकी पत्नी दूर भारत में कहीं उसके आने का इंतजार कर रही है। छोटी सी बेटी बाट जो रही है। जारा के डैडी के उच्च सामाजिक रुतबे व जारा द्वारा किए गए प्रेम निवेदन की पहल ने उसे अपने विगत को बिसरा एक नए जीवन की शुरुआत करने के लिए उकसाने में अहम भूमिका निभाई थी। जल्द से जल्द समाज में ऊंचा रुतबा हासिल करने के लिए प्रतिस्पर्धा की अंधी दौड़ में शामिल होकर अपना जमीर मारकर उसने पैसा तो बहुत कमाया, परंतु दिल का एक कोना सदैव खाली रहा। पैसे से सुविधाएं ही तो खरीदी जा सकती है, संतोष नहीं। वह चाहकर भी कभी जारा को अपने अतीत के बारे में नहीं बता पाया। विवाह के कुछ ही वर्षों बाद दोनों में अक्सर छोटी छोटी बातों पे विवाद हो जाता। पश्चिमी संस्कृति में पली बढ़ी जारा पति की हर बात तोल परख कर मानती। जारा का शक्की एवं झगड़ालू स्वभाव अक्सर उसे अंजलि की याद दिला जाता। तब पछताने के अलावा वह कुछ नहीं कर पाता। उसे हैरानी भी होती थी कि जारा के स्वभाव का यह शक्कीपन वह पहले क्यों नहीं महसूस कर पाया। माता पिता के न रहने का दुखद समाचार पाकर भी कुछ तो जारा की गिरती सेहत, वह अपने काम के बोझ तले दबाव व भारत जाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। जारा के स्वास्थ्य संबंधी टेस्टों की रिपोर्ट देखकर तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। कैंसर के बहरम पंजों में दबी वह धीरे धीरे मौत के मुंह में जा रही थी।
अभिनव ने उसके इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी। महंगी से महंगी दवाओं तथा अत्याधुनिक तकनीकों के सहारे उसे जिंदगी के कुछ वर्ष और मिल गए। उन्हीं दिनों अचानक अभिनव से मिलने एक आकर्षक नौयुवक उसके घर पहुंचा। अपने भतीजे को पहचानने में उसे अधिक देर नहीं लगी। उसे देखते अभिनव ने उसे गले लगा लिया। बिल्कुल उसके छोटे भाई का ही तो प्रतिरूप था रोहित, जिसे सामने देख ना जाने कितनी भूली बिसरी यादें ताजा हो आई थी। बचपन से अपने पिता के मुंह से उनके बड़े भाई की बातें गाहे बगाहे सुनते बड़ा हुआ रोहित कनाडा में स्कॉलरशिप पर जब पढ़ने पहुंचा तो बरसों से घर से बिछड़े सदस्य से मिलने की तीव्र इच्छा दबा न सका और पिता से उनका पता लेकर ढूंढता हुआ पहुंच गया। जारा ने भी उसका परिचय जानकर उसकी मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। बचपन से सबको जारा के खिलाफ बोलते सुनते आए रोहित के मन में जारा की बहुत ही खराब छवि बनी हुई थी। पर जहाँ तो बिल्कुल उल्टा ही मिला था। देर तक अपना दुख सुख सुनाने के बाद जब अभिनव को पता चला कि इधर अंजलि की तबीयत हाई ब्लड प्रेशर व कुछ अन्य कारणों से अक्सर खराब रहती है तथा कुछ दिन पहले अपेंडिक्स का ऑपरेशन भी हो चुका है, तो उसे झटका सा लगा था। चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई थी। जारा के सामने अंजलि के जिक्र से अभिनव थोड़ा सक पकाया, पर जारा अचंभित हुए बिना चुपचाप उनकी बातें सुनती रही। अभिनव ने रोहित से सबके पते ले लिए थे। रोहित के जाने के बाद अभिनव व जारा के बीच एक बोझिल सा मौन पसर गया। अभिनव को हैरानी हो रही थी कि जारा ने उसके अतीत की सच्चाई जानने के बाद भी उससे कोई प्रश्न क्यों नहीं किया। अनुत्तरित प्रश्नों के भंवर से घिरे अभिनव ने आखिर इस सन्नाटे को तोड़ते हुए कुछ कहना शुरू ही किया था कि जारा ने अपने निर्बल हाथ से उसकी कलाई पकड़कर उसे रोकने का उपक्रम किया तो वह चौंक गया। उसे जारा की आवाज़ सुनाई पड़ी। अभी तुम हैरान हो गए कि मैंने तुम्हारे अतीत के बारे में जानकर भी तुमसे कोई प्रश्न क्यों नहीं किया। दरअसल मैं खुद तुम्हें बताना चाहता था, पर बस अब कुछ नहीं। बोलो, मेरी सुनो। सच तो यह है कि शादी के कुछ वर्षों बाद ही मैं तुम्हारी पहली शादी के बारे में जान गई थी। जब अंजलि जी यहाँ आई थी तब तो मैं उन्हें नहीं जानती थी, पर काफ़ी दिन बाद हमारी मेड सर्वेंट सीना ने मुझे उनके बारे में बताया था। उस दिन उसी ने उनको अटेंड किया था, अतः बातों बातों में वह उनका परिचय जान गई थी। तुम्हें खो देने के डर से न चाहते हुए भी मैं तुमसे कुछ पूछ नहीं पाई। सोचा जैसे चल रहा है चलने दूँ। उनका ध्यान आने पर कहीं तुम वापस न चले जाओ। पर तुम्हारे अतीत की जानकारी ने मुझे तुम्हारे प्रति शक्की बना दिया था। तुम्हें प्यार करते हुए भी तुम पर मैं विश्वास न कर सकी। साथ ही चाहते हुए भी अंजलि दीदी से कभी माफ़ी ना मांग सकी। तुम इंडिया जाकर मेरी तरफ से उनसे क्षमा जरूर मांग लेना। अनजाने में ही सही, मैं उनकी गुनहगार तो हूँ ही। अभिनव केवल इतना ही कह सका। तुम्हें मुझे बताना तो चाहिए था। तो क्या तुम्हें नहीं बताना चाहिए था? उस समय शायद हम दोनों ही अपने अपने स्वार्थ में अंधे हो गए थे। तुम्हें खो देने के डर से मेरे होंठ सिले रहे। पर आज जब जिंदगी मुझसे दामन छुड़ाने लगी है, मुझे एहसास हो रहा है कि हमने अंजलि के साथ कितना बड़ा अन्याय किया है। हमारा रिश्ता ही दुराव छिपाव के बुनियाद पर रखा गया था, तो सुख कहाँ से मिलता। आज रोहित के मुंह से उनकी अस्वस्थता का समाचार सुनकर तुम्हारी आंखों में उभर आई चिंता देख मुझे अपना अपराध और भी खल रहा है। पता नहीं क्यों मैं तुम दोनों के बीच आ गई। कहते कहते जारा का स्वर भर्रा उठा। मैं सोच रहा हूँ एक बार इंडिया जाऊँ, सबसे मिलूं, पर तुम तो कमजोरी के कारण सफ़र नहीं कर पाओगी। और जहाँ तुम्हें अकेला, ओह तुम मेरी चिंता ना करो। मैं जहाँ माँ को बुला लूँगी और नर्स तो 24 घंटे रहती है। मैं तो यूँ भी कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ। जाने से पहले तुम्हारे जीवन में सब ठीक से व्यवस्थित होता देख लूँ तो चैन से मर सकूंगी। तुम जाओ, मेरी तरफ से माफ़ी जरूर मांग लेना। कहते कहते वह अभिनव के सीने में मुंह छिपाकर फपक पड़ी। दिल पर रखा बोझ हटते ही आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा था। 3 दिन बाद अभिनव इंडिया जाने के लिए निकल पड़ा। एक लंबे अरसे के बाद अपने देश की मिट्टी की गंध महसूस कर उसे रोमांच हो आया। एक होटल में ठहरने का बंदोबस्त करके वह एक टैक्सी कर रोहित से लिए पते पर जा पहुंचा। थोड़ी देर पहले घर लौटी अंजलि कॉफ़ी का सिप लेती हुई ड्राइंग रूम में आकर बैठी ही थी कि कॉल बेल बजी। अंजलि ने दरवाज़ा खोला तो सामने आगंतुक को देख चौंक उठी। आप आज अचानक यहाँ कैसे? क्या अंदर आने के लिए नहीं कहोगी?
ओह आइए, हिचकिचाहट पूर्वक एक तरफ हटती अंजलि ने व्यंग्य से कहा। हम तो ठेठ भारतीय ही हैं। घर आए मेहमान को बैठने के तो कहते ही हैं। घर का पता कहाँ से मिला? रोहित से। मैं आज सुबह ही जहाँ पहुँचा हूँ और एक होटल में ठहरा हूँ। मेरे लिए इतनी तकलीफ उठाने की वजह? अंजलि ने उपेक्षा से पूछा। वह चाहकर भी पति के आने पर स्वयं को खुश नहीं पा रही थी। मन का आक्रोश उसके कहे वाक्यों में झलक के उठा था। अंजलि, मैं जानता हूँ मैंने जो कुछ तुम सबके साथ किया अक्षम्य है, पर मैं तुमसे अपनी हर गलती की क्षमा मांगने आया हूँ। मेरा अपराध माफ़ी के लायक तो नहीं है, पर क्या तुम मुझे माफ़ कर सकोगी? बीच में ही उसकी बात काटती अंजलि बोली। जारा नहीं आई आपके साथ? नहीं, वह अब इस हालत में नहीं है कि सफ़र कर सके। मन तो उसका भी बहुत था, पर कैंसर की वजह से बहुत कमज़ोर हो गई है। ओह आई एम सॉरी। सपाट से स्वर में अंजलि की आवाज़ उभरी। तुम्हारी तबीयत खराब होने की खबर सुनकर मैं स्वयं को रोक नहीं पाया। अब कैसी हो? ठीक हूँ, जिंदा हूँ। आपको क्षमा देने वाले तो अब इस दुनिया में रहे नहीं। रही मेरी व सालू की बात, तो सालू की तो मैं नहीं जानती। हाँ, अपनी बता सकती हूँ। आपके कारण विश्वास टूटने पर प्यार नफरत में बदल गया था, पर नफरत के साथ जीकर जिंदगी तो नहीं गुजारी जा सकती। इसलिए मैंने आपसे नफरत करनी भी छोड़ दी। तब मुझे अपनी बच्ची के साथ जीवन संग्राम में जूझने का हौसला मिला। आज मैं आपके प्रति उतनी तटस्थ हो चुकी हूँ जितनी किसी भी अन्य अजनबी के लिए हो सकती हूँ। अब आप हमें शांति से रहने दें और कृपया यहाँ दोबारा ना आएं। ऐसे ना कहो अंजलि, मैं एक बार अपनी बेटी से मिलना चाहता हूँ। वो क्या कर रही है आजकल? अभिनव बेहद भावुक हो उठा था। सालो अपनी फ्रेंड के साथ बाहर गई हुई है। काफ़ी देर बाद लौटेगी। आजकल वह इंटर्नशिप के साथ ही एमएस की तैयारी भी कर रही है। और आनंद कैसा है? कौन कौन है परिवार में? बात करने के लिए उसे और कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आनंद के दो बेटे हैं। बड़ा बेटा रोहित डॉक्टर है, जो कनाडा में आपसे मिला था, और छोटा अभी इंटर में है। कहते हुए अंजलि उठकर खड़ी हो गई। परोक्ष रूप से जाने का संकेत पाकर अभिनव भी उठ खड़ा हुआ। उसके जाने के बाद अंजलि जीवन में अचानक आए इस मोड़ से थोड़ी विचलित हो उठी। क्या वास्तव में वह कभी उसे भूल पाई थी? कितनी ही रातें उसने अकेले करवटें बदलते रोते काटी थी। क्या उनका कोई हिसाब था? उसका दर्द कौन जान सका था? पति की बेवफाई का जहर पीकर भी वह नीलकंठ से मुस्कुराती रही, सालों की खुशी के लिए। पर कहीं अंदर से पति के प्रति उसकी समस्त संवेदनाएं मरती चली गई थी। तभी फोन की घंटी घनघना उठी और उसने रिसीवर उठा लिया। हेलो, कौन? भाभी, मैं आनंद बोल रहा हूँ, नमस्ते। ओह आनंद भैया, कहिए कैसे हैं आप सब? फ़ोन कैसे किया? भाभी, बेटी के डॉक्टर बनने की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। सच कहूँ तो यह आपकी कड़ी तपस्या का ही फल है। बधाई हो, आप सबको भी बधाई हो। आप सबके सहयोग के बिना तो मैं बिल्कुल अकेली थी। इस दिन के लिए आप सबके भी तहे दिल से आभारी हूँ। अब तो बस सालू को अच्छा घर और वर मिल जाए, तो आखिरी जिम्मेदारी भी पूरी हो जाए। इसलिए तो आपको फ़ोन किया है भाभी। मेरे एक परिचित है मिस्टर तनेश। वे इनकम टैक्स ऑफिसर है। उनके घर के सब लोग बहुत ही मिलनसार व भले स्वभाव के हैं। उनका बेटा महेंद्र डॉक्टरी पास करके स्कॉलरशिप पर रिसर्च करने कनाडा गया हुआ है। वहाँ वह रोहित का दोस्त है। रोहित ने महेंद्र को हर तरह से समझा परखा है। उसकी बहुत तारीफ कर रहा था। महेंद्र अगले हफ्ते 10-15 दिनों के लिए भारत आ रहा है। आप कहें तो मैं सालों के लिए वहाँ बात चलाऊँ? आनंद ने कहा। यदि आप ठीक समझते हैं तो जरूर बात करके देखिए। बल्कि मेरी तरफ से आप उन लोगों को यहाँ आने के लिए निमंत्रण दे दीजिए। इसके बाद अंजलि ने अभिनव के आने की जानकारी आनंद को फ़ोन पर ही दे दी। बड़े भाई के भारत लौट आने का समाचार सुनकर उसे सुखद आश्चर्य हुआ। चलिए, अच्छा ही हुआ जो वे वापस आ गए। आपसे अनुरोध है कि कोई भी निर्णय लेने से पहले अच्छी तरह सोच विचार कर लीजिएगा। हाँ, सोचूंगी, अभी कुछ नहीं कह सकती, कहकर अंजलि ने थोड़ी देर कल्पना व रोहित से बात करके फ़ोन रख दिया। सालू के लौटने पर अंजलि ने उसे आनंद के फ़ोन के बारे में बताया, तो डेक ऑन करती सालू बोली। क्या माँ, पढ़ाई पूरी हुई नहीं कि बस शादी की जल्दी पड़ गई आपको? प्यार से बेटी को देखती अंजलि उसका सिर सहलाते हुए बोली। बेटा, पढ़ाई जितनी चाहे करो, पर बेटियां तो पराया धन होती है। एक ना एक दिन तो उन्हें जाना ही होता है। जब अच्छा रिश्ता मिल रहा है तो अभी करने में हर्ज भी क्या है? घर जवाई ढूंढ लो माँ, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ आपको छोड़कर। लापरवाही से सालू बोली। धत पगली, इतनी बड़ी हो गई है पर बचपना नहीं गया। माँ ने मीठी झिड़की देते हुए कहा। कुछ ही दिनों बाद
आनंद ने फ़ोन पर अंजलि को खुशखबरी दे दी कि उन लोगों को फ़ोटो में सालू बेहद पसंद आई है। बस 2 दिन बाद महेंद्र के आने का इंतजार है ताकि वे दोनों भी एक दूसरे को देख समझ लें तो रिश्ता पक्का कर दिया जाए। फिर उनके आने का दिन व समय बताकर उसने फ़ोन रख दिया। अंजलि ने अतिथियों को सम्मानपूर्वक अंदर लाकर ड्राइंग रूम में बैठाया। आरंभ में औपचारिक वार्तालाप चलता रहा, पर जल्द ही उन लोगों के सुलझे व्यक्तित्व के कारण वातावरण दोस्ताना हो गया। आकर्षक एवं सुदर्शन व्यक्तित्व के धनी महेंद्र को नापसंद करने का कोई प्रश्न ही नहीं था। अंजलि ने तो मन ही मन सालू के साथ उसकी जोड़ी की कामना भी कर डाली। अंजलि का परिवार सिंह दंपति के साथ बातों में व्यस्त था। सालू और महेंद्र बाहर लॉन में टहल रहे थे। तभी बातों के बीच अचानक सालू ने महेंद्र से पूछ ही लिया कि आप हमेशा विदेश में ही रहना चाहेंगे। डिपेंड करता है इस पर कि आगे क्या परिस्थितियां रहती है। वैसे मैं सोचता हूँ कि कुछ वर्षों बाद यहीं लौट आऊँ। जहाँ कुछ सालों में पापा भी रिटायर हो जाएंगे। ये लोग शायद ही वहाँ जाना चाहे। आप किस तरह के परिवार में विश्वास रखती हैं, एकल या सम्मिलित? मैं तो यही समझती हूँ कि यदि पीढ़ियों की श्रृंखला आपस में प्रतिबद्ध रहे तो परिवार में समृद्धि व खुशहाली स्वयं आ जाती है। और अगर परिवार से किसी सदस्य को कभी दूर जाना भी पड़ता है तो यही दूरी केवल स्थानों की होनी चाहिए, न कि दिलों की। सालू के कथन से महेंद्र प्रभावित हुए बिना न रह सका। बिल्कुल सच कह रही हैं आप। आपको विदेश जाना पसंद नहीं, लेकिन अभी मुझे 2-3 साल तो वहाँ लगेंगे ही। देखते ही देखते पूरा दिन कब कैसे निकल गया किसी को पता ही नहीं चला। सालू व महेंद्र की परस्पर सहमति जानकर संबंध पक्का करने के लिए सगुन स्वरूप महेंद्र के माता पिता ने केवल 1 रुपया स्वीकार किया। महेंद्र के लौटने से पहले शादी की तिथि निकल आई थी, इसलिए दोनों पक्षों ने जोर शोर से विवाह की तैयारी आरंभ कर दी। अभिनव को इंडिया आए 1 हफ्ता होने को आ रहा था। फोन पर वह जारा का हालचाल भी लेता रहता था। साथ ही शहर के कुछ नर्सिंग होम्स में जॉब के लिए भी प्रयासरत था। अंजलि के बेरुखी से पेश आने के बाद वह पुनः घर जाने में हिचक रहा था। और फ़ोन पर जब भी उसने बात करने का प्रयास किया, अंजलि ने फ़ोन काट दिया। तब उसने आनंद का नंबर मिलाया तो उसे पता चला कि वे लोग इस समय यहीं आए हुए हैं। सुनकर उसे कुछ ढाढ़स बंधा। आखिर अगले दिन वह फिर से घर पहुंचा। अंजलि उस दिन कल्पना के साथ शॉपिंग के लिए बाजार गई हुई थी। घर पर केवल सालू व आनंद ही थे। कॉल बेल बजने पर आनंद ने ही दरवाज़ा खोला। इतने वर्षों बाद अचानक भाई को सामने देखकर उसे सुखद एहसास हुआ। भैया आप आइए, अंदर आइए, वह बोला। थोड़ी हिचक के बाद अभिनव अंदर आ गया। नजरें सालू व अंजलि को ढूंढ रही थी। उसका आसे भाप आनंद ने भाई को अंजलि व कल्पना के शॉपिंग के लिए गए होने की बात बताने के साथ ही सालू की शादी तय होने की खुशखबरी भी सुना दी। इतने वर्षों बाद परिवार से मिलने की खुशी अभिनव की आंखों से साफ झलक रही थी। तभी उसे भाई का शिकायत भरा स्वर सुनाई दिया। आपने ऐसा क्यों किया भैया? भाभी ने मुझे फ़ोन पर आपके आने की बाबत बताया था। आने में इतनी देर क्यों की? तुम सबको नाराज होने का पूरा हक है। शायद मेरी मति ही मारी गई थी जो अच्छे भले परिवार को छोड़कर वहाँ के मृग मरीचिका में भटकता रहा। शुरू में जब गया था तब वक्त की रिक्तता तो जारा के साथ भर गई, परंतु दिल शांति से खाली होता गया। दिलो दिमाग पर सदैव कुछ गलत कर बैठने का अपराध बोध हावी रहा। पर रोहित से अंजलि की तबीयत के बारे में सुनकर मैं खुद को रोक नहीं सका। आना तो हम दोनों ही चाहते थे, पर जारा आ नहीं सकती थी, इसलिए मैं और नहीं रुक पाया। अब मैं यहाँ आकर अपने साथ उसकी तरफ से भी क्षमा मांगना चाहता हूँ। अंजलि का दर्द उसने और मैंने साथ साथ जिया है। कभी कभी कुछ लम्हों की गलती की सजा हम पूरी उम्र भुगतते रहते हैं। कहते कहते अभिनव का गला भर आया। भाई को पश्चाताप की अग्नि में जलता देख आनंद द्रवित हो उठा। सांत्वना पूर्वक उसका हाथ अपने हाथों में लेकर ढाढ़स बंधाता हुआ बोला, दिल छोटा ना कीजिए भैया, मैं भाभी से बात करूँगा। सालू भी बहुत समझदार बच्ची है, मैं बुलाता हूँ उसे। तभी सालू स्वयं आकर अपने छोटे पापा के पास बैठ गई। आगंतुक के प्रति अभिवादन की भी उपेक्षा दर्शा उसने अपने पिता के प्रति दिल में भरी नफरत का स्पष्ट इजहार कर दिया था। परंतु अभिनव की बेटी से मिलने की खुशी इस तिरस्कार से कहीं अधिक थी। कांपते वात्सल्यपूर्ण स्वर में अभिनव बोल उठा, यहाँ आओ बेटी, मेरे पास आकर बैठो। अपने पापा को नहीं पहचाना? मैं तुमसे भी क्षमा, एक उपेक्षा भरी निगाह पिता पर डाल वह बीच में ही लापरवाही से बोली,
क्षमा, मैं कौन होती हूँ क्षमा करने या दंड देने वाली? होश संभालने से लेकर अब तक मैंने अपनों में आपको तो कहीं नहीं पाया और अपने परिवार से मुझे भरपूर प्यार मिला है। कभी आपकी कमी महसूस नहीं हुई। मैं नहीं जानती आप कौन हैं और ये कहानियाँ यहाँ क्यों सुना रहे हैं। कह लो बेटी, दिल में भरा सारा गुस्सा निकाल लो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। अभिनव को बेटी की जली कटी भी फूल झरने जैसी लग रही थी। तभी आनंद को कुछ ध्यान आया। भैया, आप ठहरे कहाँ हैं? होटल में? क्यों? आप अपना सामान यहीं ले आइए, अगले हफ्ते ही सालों की शादी है। अब आप भी भाभी के साथ कन्यादान कर सकेंगे। अभिनव के कुछ कहने से पहले ही सालू झटके से उठ खड़ी हुई। एक्सक्यूज मी छोटे पापा, मेरे लिए मेरी माँ ही माता पिता दोनों हैं। हमें इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, इनके लिए गेस्ट रूम खुलवा दूंगी, चाहे तो वहाँ रुक सकते हैं। आनंद ने सालू को समझाते हुए कहा। बेटा, ऐसा नहीं कहते, आखिर ये तुम्हारे पिता हैं। पर सालू फिर वहाँ नहीं रुकी, उठकर अंदर चली गई। आनंद के बहुत कहने पर अभिनव अपना सामान लाने वह वहीं रहने के लिए तैयार हो गया। बाजार से लौटकर अंजलि व कल्पना को सारी बातें पता चली। अंजलि बिना कोई प्रतिक्रिया व्यक्त किए अन्य कार्यों में लग गई। अभिनव का इस तरह आकर रहना उसे अच्छा तो नहीं लगा, परंतु उसने कोई मुखर विरोध भी नहीं किया। हाँ, आनंद व कल्पना प्रयास करते रहे कि वह पुरानी कटु स्मृतियाँ भुलाकर नए सिरे से अपना जीवन अभिनव के साथ आरंभ करने के लिए राजी हो जाए। एक दिन अंजलि का मूड अच्छा देख आनंद ने ही बात आरंभ की। भाभी, सालू तो शादी के बाद अपने घर चली जाएगी, आप बिल्कुल अकेली रह जाएंगी। हाँ, सो तो है, पर सालू खुश तो मैं भी खुश। वैसे भी एक ना एक दिन तो उसे जाना ही है। भाभी, आपका दिल तो बहुत बड़ा है। मैं सोच रहा था कि यदि बीती बातें भुलाकर आप पूना भैया के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करें तो। ओह, तो आप अपने भैया की हिमायती बनकर आए हैं? नहीं भाभी, आप मुझे गलत ना समझें। अपने भाई से पहले मैं आपका छोटा भाई हूँ। पर भाभी, मैं आपकी ज़िंदगी में भी खुशी देखना चाहता हूँ। भैया ने गलती तो की है, पर उसका अपराध बोध सदा उनके मन पर हावी रहा। इसलिए शर्मिंदगी के कारण वे बाद में चाहते हुए भी न आ पाए। तो अब क्यों आए? रोहित से आपकी बीमारी व ऑपरेशन की बात सुनकर वे खुद को रोक ना सके। उनकी आंखों में मैंने आपके लिए दर्द महसूस किया है। एक क्षण के लिए अंजलि चुप हो गई। समझ हुआ भी रही थी, लेकिन विश्वास करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। पर दिल में कहीं हल्की सी खुशी महसूस हुई। कल्पना उसे मनाती हुई बोली। भैया की बातों से जो पता चला है, उससे तो यही लगता है कि जारा के साथ उनका पारिवारिक जीवन ज़्यादा सुखद नहीं रहा है। जहाँ आप परेशान रही तो आराम उन्हें भी नहीं मिला। न दाम्पत्य सुख, न संतान सुख। तुम्हें कैसे पता चला? अंजलि ने चौंक कर पूछा। आनंद से भैया ने काफ़ी बातें की थी, उन्होंने ही मुझे बताया है। फिर कुछ गलती तो जारा की भी थी। शादी से पहले उसे भी तो भैया के बारे में पूरी जांच पड़ताल करनी चाहिए थी। बाद में जब उसे अपनी मेड सर्वेंट से हकीकत पता चल गई थी, तब भी उसने इस बारे में कोई बात नहीं की। शायद अपनी गृहस्थी उजड़ने के डर से स्वार्थी हो गई थी। आखिर नारी ही नारी की दुश्मन बन गई ना। काश उसने खुद को आपकी जगह रखकर सोचा होता। वह भैया पर कभी विश्वास नहीं कर पाई और आए दिन उनके बीच टकराव होता रहा। उनका दाम्पत्य तो चलता रहा, पर कागज के फूल की तरह, जिसमें विश्वास और प्यार की खुशबू थी ही नहीं। हाँ, यह बात तो ये भी कह रहे थे। अंजलि को सोचती सी कह उठी। कल्पना अंजलि के पास सरक आई, उसका हाथ अपने हाथों में लेकर प्यार से सहलाती हुई बोली। दीदी, हम सचमुच बस आपको खुश देखना चाहते हैं। जब से मैं इस घर में आई हूँ, आपको सदा इस घर परिवार और सालू की चिंता में होम होते देखा है। आज आपको अपने लिए सोचना है, अपनी ज़िंदगी की खुशियों के लिए सोचना है। मैं आपका दर्द समझती हूँ। विश्वास टूटना बहुत तकलीफदेह होता है, पर हम सब इंसान हैं, गलती इंसानों से ही होती है और माफ़ करने वाला कभी छोटा नहीं होता। कहते कहते कल्पना की आवाज़ भर्रा गई। प्रत्युत्तर में अंजलि हौले से उसका हाथ दबाते हुए विचार मग्न से बोली। मैं सोचूंगी कल्पना, पर सालू को समझाना बहुत मुश्किल है। उस बेचारी ने तो कभी पिता का प्यार जाना ही नहीं। वह आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं उसे समझाऊंगी, कल्पना उत्साहित होते हुए बोली। वह वैसे भी अपने जाने के बाद होने वाले आपके अकेलेपन को लेकर काफ़ी चिंतित है। इसलिए वह इंडिया छोड़कर कहीं और जाने की सोचना ही नहीं चाहती। विवाह के मात्र 2-3 दिन ही बचे थे, घर में मेहमान आने आरंभ हो गए थे। कातर स्वर व झुकी आंखों से अपनी गलती स्वीकारता अभिनव सहज ही सबकी सहानुभूति पा लेता था। परिणाम स्वरूप हर कोई अंजलि को ही समझाने लगता।
कि चलो देर से ही सही अब तो पति लौट आया है, उसे पुरानी बातें भुलाकर संबंध सुधार लेने चाहिए। अंजलि की बुजुर्ग मौसी सास उसे समझाती हुई बोली, बहू अभिनव लौट आया है, इसी में सब्र कर लो। अरे मर्द है, अपनी गलती भी तो मान रहा है, अब आगे की सुध लो। बार बार हर तरह से दबाव पड़ने पर आखिर एक दिन उसने पूरे परिवार के सामने अभिनव से ही सीधे पूछा, आप मर्द है इसलिए आपकी 100 गलतियां माफ़ हो जानी चाहिए। यही बात सब लोग मुझे समझाना चाहते हैं। क्या मुझे अतीत की सब बातें भुला देनी चाहिए? हाँ, यही तो मैं भी कहना चाह रहा हूँ। मुझे अपने किए पर अफसोस है। उस वक्त केवल पैसा और उससे हासिल हो सकने वाली हर चीज़ प्राप्त कर लेने की प्रवृत्ति के साथ महत्वाकांक्षाओं की हैवानी भूख इतनी हावी थी कि और किसी के बारे में सोचने का कभी वक्त ही नहीं मिला। बस मशीन बनकर पैसा ही कमाता रहा, पर दिली खुशी कहीं नहीं पा सका। अब मुझसे और क्या चाहती हो बताओ? मैं सब करने को तैयार हूँ, सिर्फ मर्द होने से। आपको यह अधिकार किसने दे दिया कि जब जो चाहे करे? घर में अजीब सी खामोशी थी। कुछ गलत तो नहीं कह रही थी अंजलि? एक क्षण रुककर उसने पुनः कहना शुरू किया, अतीत की आपके गलत आचरण के कारण हमें माँ व बाबूजी को जो मानसिक पीड़ा भोगनी पड़ी, क्या उसकी क्षतिपूर्ति संभव है? हमारी जिंदगी के वे सुनहरे साल जो तरह तरह के अवरोधों से जूझने में ही बीत गए, बेटी का मासूम बचपन जो इस निरपराध ने पिता का प्यार औरों में ढूंढते हुए बिताया, क्या कुछ भी आप लौटा सकते हैं? पति पत्नी का संबंध जिसे मैं अटूट समझती थी, आपने कितनी आसानी से तोड़ दिया था। जीवन के कठिन संघर्षों के दौर में भी मैं तो अपने कर्तव्य पथ से कभी विचलित नहीं हुई। क्या मेरे सामने कभी कोई लुभावना लालच नहीं आया होगा? अब आपके प्रायश्चित के 2 शब्द कह देने से जिंदगी के वे अनमोल वर्ष लौट तो नहीं आएंगे। स्त्री बहन बेटी या माँ के रूप में जितनी प्रिय होती है, पत्नी के रूप में उतनी ही पराई क्यों बना दी जाती है? मन का आक्रोश शब्दों की राह बन चला था। वर्षों की पीड़ा आज अंजलि दबा न सकी थी। अंजलि के आरोपों की मार झेलता अभिनव चुपचाप से झुकाए खड़ा था। बीच में ही उसे शांत कराने की कोशिश करता वह बोल उठा, मुझे अपनी गलतियों का एहसास है अंजलि। मैं तुम सबका गुजरा वक्त तो नहीं लौटा सकता, हाँ यह विश्वास दिला सकता हूँ कि मेरे कारण भविष्य में कभी तुम लोगों की आंखों में आंसू नहीं आएंगे। सालू आपकी भी बेटी है, इस नाते उसका कन्यादान करने का आपको पूरा हक है। हाँ, स्वयं पहल करके आपका आना मुझे अच्छा लगा, पर आज आपसे सिर्फ एक बात पूछूंगी, इसका उत्तर पूरी ईमानदारी से दीजिएगा। सब सांस रोके अंजलि का मुंह देख रहे थे। आखिर वह क्या पूछना चाह रही थी? तभी उस सन्नाटे को भेदती उसकी आवाज़ उभरी, जो कुछ आपने मेरे साथ किया, यदि वह कुछ मैंने आपके साथ किया होता, तो क्या आप मुझे माफ़ करके अपना लेते? अंजलि की बात समाप्त होते होते अभिनव की नजरें झुक गई। कुछ पल के बोझिल मौन के पश्चात वह धीरे से बोला, नहीं, शायद नहीं, और अपने ही दर पे दर्द से आहत थके कदमों से लौटने को मुड़ा। अंजलि हल्के से मुस्कुराई, फिर बोली, रुकिए, दूसरों से हम जितनी अपेक्षाएं रखते हैं, यदि उसकी आधी भी दूसरों के प्रति पूरी करे तो शायद जिंदगी ज़्यादा खुशहाल हो जाए। आज आपने ईमानदारी से उत्तर दिया तो खुशी हुई कि आपको अपने किए का एहसास है। समस्याएं तो हम सबके जीवन में आती है, यह हम पर है कि हम उस समस्या को खींचकर बड़ा बना देते हैं या उसका समाधान ढूंढकर उसे हल करते हैं। कोई भी समस्या इंसान से बड़ी नहीं होती। हम सब इंसानी हैं, हमसे गलतियां भी हो जाती है, पर कहते हैं प्रायश्चित के आंसू गुनाह धो देते हैं और माफ़ करने वाला छोटा नहीं हो जाता। ऐसा किसी ने मुझे समझाया है। कहते हुए उसने कल्पना की तरफ देखा, जिसकी आंखों में खुशी के आंसू झिलमिला उठे थे। अपने परिवार की खुशी ही सदैव मेरी प्राथमिकता रही है। अगर सब यही चाहते हैं तो आगे कुछ कहते सहसा वह रुक गई। उसकी बातों का अर्थ समझते ही आनंद खुशी से भर उठा। मुझे आपसे यही उम्मीद थी भाभी, और दौड़कर अभिनव को खींचकर अंजलि के बगल में खड़ा कर दिया। मौसी भी खुश होकर दोनों को ढेरों शुभकामनाएं देने लगी। सालू तनिक हैरानी से माँ को देखते फुसफुसाकर बोली, माँ आपके स्वाभिमान को यह गवारा होगा? बेटा, मेरा स्वाभिमान तो आज भी अपनी जगह है, पर पति हर स्त्री का अभिमान होता है, उसे कैसे वापस कर दूं? सालू दौड़कर अपनी माँ के गले से लिपट गई। स्वयं सिद्धा के मान ने सबको जीवन की नई खुशियों से भर दिया था। दोस्तों, क्या अंजलि को अभिनव को माफ़ करना सही है? क्या अंजलि को अभिनव को अपनाना सही है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं। ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने और पढ़ने के लिए हमारे चैनल दर्द भरी हिंदी कहानियाँ को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।